जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास की जो सीरीज है, मैं अभी तक जो हम लोगों का टॉपिक हो गया था कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे। और उसका सबसे जो मेन कारण था वो ये था कि पुरातन व्यवस्था पूरे यूरोप में प्रचलित थी सिवाय इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड उस व्यवस्था से जो गौरवमय या गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में उनके यहाँ, उसी से उन्होंने मुक्ति पा ली। और उसके बाद फ्रांस का नंबर आया। आज जो हमें देखना है कि फ्रांस की क्रांति के चरण कौन कौन से थे, स्टेप्स कौन कौन से थे, वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, फ्रांस की क्रांति के चरण। फ्रांस की क्रांति के चरण मुख्यतः इसके 4 चरण थे। पहला था संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद आया उग्र गणतंत्र। उग्र गणतंत्र। फिर तीसरा उदार गणतंत्र। इसी को बोलते हैं डायरेक्टरी का शासन। हिंदी में भी डायरेक्टरी ही लिखिएगा। और जो लास्ट चरण था, क्या कहना है इसका, यहीं पर आए एक ऐसे भाई साहब जिन्होंने विश्व का नक्शा बदल कर रख दिया, नेपोलियन। साम्राज्यवादी तानाशाही का चरण। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1789 से 1792 तक ये था। 1792 से 94 तक ये था। 1794 तक ये था। 1794 से 1799 तक, और ये था 1799 के बाद। इसी समय नेपोलियन आए। और नेपोलियन 1814 में 1814 तक इनके शासन का अंत हो गया, इनका भी अंत हो गया। और उसी के साथ फ्रांस की क्रांति जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक। तो इन चरणों में हमें फ्रांस की क्रांति को देखना है। तात्कालिक कारण, बैकग्राउंड क्या था, मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप होंगे। एक रिफ्ट, दूसरा स्ट्रगल, और तीसरा ब्लास्ट। ये जो ब्लास्ट है यही आपका तात्कालिक कारण होता है कि जहां पर सारी चीजें एक सीमा को तोड़ देती हैं और फिर लोग जो है क्रांति कर देते हैं। हुआ ये कि पुरातन व्यवस्था पहले से ही प्रचलित थी। 2 वर्ग थे, असमानता थी उनमें। एक को विशेषाधिकार प्राप्त था, दूसरे को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। जो विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था उसको टैक्स भी देना था
और राजनीति में वो भाग भी नहीं ले सकता था। और जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था उसको टैक्स लगाने की छूट थी, लेकिन देने की, टैक्स लगा सकता था वो, लेकिन देने को नहीं दे सकता था, क्योंकि छूट थी उसको, वो नहीं देता था। दूसरी बात, राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में थी? जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि तात्कालिक कारण में ये हुआ कि 1789 1789 में स्टेट्स की बैठक बुलाई गई। मैंने आपको बता रखा है कि स्टेट्स, फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा था। फर्स्ट में थे कौन? चर्च और पादरी। सेकंड में थे सामंत और जमींदार। और तीसरे में थे मध्यम वर्ग और सामान्य जनता। तो तीनों स्टेट की बैठक बुलाई गई, तीनों लोग आए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, उस समय किसका शासन था? लुई 16 का, जो हम पहले देख चुके हैं। ये बैठक पता कितने साल बाद हो रही है? 175 साल बाद। 175 साल से कोई बैठक नहीं हुई थी। और जब बैठक नहीं होगी, जब एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान नहीं होगा, तो ब्लास्ट होना ही होना है, ये कन्फर्म है। और उसी का असामाजिक तत्व क्या उठाते हैं? फायदा। इसी वजह से किसी से भी अगर मतभेद हो तो सबसे पहले बातचीत ही जारी रहनी चाहिए। ठीक है। अब स्टेट्स की बैठक हुई। इस स्टेट्स की बैठक में निर्णय लेने के तरीके पर मतभेद हो गया। पहली बात तो, ऑलरेडी इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही थी। ये बैठक इसी वजह से बुलाई गई थी कि नए कर जो है वो किए जाएं, इम्प्लीमेंट किए जाएं। अब जो निर्णय लेने का तरीका था उसमें क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। कैसे हुआ डिस्प्यूट? जो फर्स्ट और सेकंड वर्ग था, 3 वर्ग में थे समाज। यहां पर कौन था? चर्च, पादरी। सेकंड वाले में कौन था? सामंत और जमींदार वर्ग। और थर्ड वाले में कौन था? मध्यम वर्ग और सामान्य जन। ये दोनों कह रहे थे, स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों की संख्या कम होगी। ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग होता है वो हमेशा संख्या में कम होता है। अब इनकी संख्या अगर कम है तो ये क्या कहेंगे कि इस पूरे को एक मत माना जाए, और इस पूरे ग्रुप को एक मत माना जाए, और इस पूरे ग्रुप को एक मत माना जाए। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं, तो अगर इनका एक मत माना जाएगा तो टोटल 3 मत पड़ने हैं। 3 में से ये दोनों तो पहले ही मिले हुए हैं, तो इनकी हमेशा पराजय होनी है, ये कन्फर्म बात है। लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साथ में बौद्धिक विचारक आ गए थे, उन्होंने इनको अपने शोषण का तरीका बता दिया था कि कैसे आपका शोषण हो रहा है। तो ये जागरूक थे। ये क्या कह रहे थे कि एक एक मत ना लो, टोटल का बहुमत लो, टोटल की मेजॉरिटी। अब टोटल की मेजॉरिटी ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि हमारी संख्या ज्यादा है। अब जब हमारी संख्या ज्यादा है तो निर्णय भी क्या होंगे? हमारे होंगे। इसी बात पर क्या हो गया? मतभेद हो गया। और जब इसी बात पर मतभेद हो गया तो ये क्या कह रहे हैं? ये दोनों तो भाग गए, और ये एक टेनिस कोर्ट था, वहां पर इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर के राष्ट्रीय सभा का गठन कर लिया। अब ध्यान से देखिए, वहां पर जब बैठक हुई तो दोनों पर डिस्प्यूट था। पहली बात
तो इनको ना तो राजनीतिक सत्ता मिल रही थी और ना ही सामाजिक समानता, क्योंकि सामाजिक असमानता पहले से ही फ्रांस में व्याप्त थी। ये उसी की मांग के लिए सोच रहे थे कि मुद्दा यहाँ पर डिस्कस होगा, लेकिन ये दोनों उस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए आए ही नहीं थे। ये किसको डिस्कस करने के लिए आए थे कि टैक्स कितना लगाया जाए और कैसे लगाया जाए। इनके लिए तो असमानता का मुद्दा है ही नहीं ना। असमानता का मुद्दा किसके लिए? इनके लिए। प्रतिष्ठा और सम्मान की बात किसके लिए? इनके लिए, उनके लिए नहीं है। तो मुद्दों पर भी मतभेद था और निर्णय लेने के तरीकों पर भी मतभेद था। तो ये संख्या में कम थे, इन्होंने क्या किया? भाग गए। ये इकट्ठा होकर के क्या किए? राष्ट्रीय सभा का गठन कर लिया। अपने को ही कुछ लोगों को मिला करके प्रतिनिधिमंडल बना लिया और उसी को बोल दिए राष्ट्रीय सभा। और यही राष्ट्रीय सभा क्या बन गई? संविधान सभा। और राजा ने इसको संविधान जब मान्यता दे दी, राजा ने मान्यता दे दी। मान्यता क्यों दे दी? इनके उग्र स्वभाव के कारण। जब भीड़ देखे तो घबरा गए, तो इन्होंने जल्दीबाजी में, राजा ने क्या दे दी? मान्यता दे दी। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपने मान्यता दे दी तो यहीं पर राजा की क्या हो गई? नैतिक पराजय हो गई पहली। ये नोट कर लीजिए। जैसे ही इन्होंने मान्यता दी, राजा की नैतिक पराजय, पहली नैतिक पराजय। राजा डर गया। राजा क्या हो गया? डर गया। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा ने क्या किए? कानून बनाए। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कानून बनाए। इस कानून बनाने के पहले इन जो थर्ड वर्ग वालों को पता चला क्या कि राजा सामंत के साथ मिल करके बास्तील के किले में, बास्तील का किला, वहां पर अफवाह फैल गई कि बास्तील के किले में राजा सामंतों के साथ मिलकर हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। हथियार जमा कर रहा है। और 14 जुलाई को 1789 में लोगों ने बास्तील के किले पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कौन से लोगों ने? वही थर्ड ग्रुप वालों ने, भीड़ ने। और सारे कैदियों को छुड़ा दिए। यही घटना रिपीट ना हो तो अंग्रेज जब वहां पर भगत सिंह को लाहौर जेल में पकड़े थे, तो इसी घटना का डर था उन्हें कि बास्तील के किले वाली घटना ना हो जाए कि इनको जेल तोड़ करके इनको छुड़ा ले जाएं। इसीलिए जो फांसी का निर्धारित दिन था उसके एक दिन पहले फांसी दे दी गवर्नमेंट ने। तो बास्तील के किले की घटना समझ में आ गई। इसी के बाद वो घटना हुई, राष्ट्रीय सभा का गठन हो गया और फिर क्या हो गया? राजा ने इसी भीड़ की उग्रता को देख करके मान्यता दे दी। संविधान सभा का गठन हो गया। अब यहीं पर क्या हुआ? जब संविधान सभा का गठन हुआ तो कुछ चीजें डायनेमिकली चेंज हो गई। कौन सी चीजें डायनेमिकली चेंज हो गई? पहली चीज, इन्होंने चर्च व्यवस्था समाप्त कर दिया। दूसरी चीज, जब चर्च व्यवस्था समाप्त हो गया तो जो चर्च की संपत्ति थी उसको क्या कर दिए? जनता और राज्य की संपत्ति घोषित कर दिए। मतलब सार्वजनिक। पहले क्या था कि विशेषाधिकार वर्ग ही यहां पर जा सकता था, आम जनता नहीं। आम जनता को तो खाली ये शोषण के तरीके थे। तीसरी बात, राजा की निरंकुशता खत्म।
जो प्रशासन के पद पहले खरीद फरोख्त से मिलते थे कि इतने पैसे दो आपको डीएम बनाए दे रहे हैं, इतने पैसे दो आपको मंत्री बनाए दे रहे हैं, तो प्रशासन के पदों की खरीद फरोख्त ये बंद। राजा चले गए, चर्च चले गए, बचे कौन? सेकंड वाले। तो सामंतवाद खत्म। जो ठीक ठाक थे, विशेष वर्ग में थे, वो तो भाग गए छोड़ करके। चर्च के पादरी भी चर्च छोड़कर भाग गए और ये सामंत भी भाग गए। सामंतवाद यहां से खत्म। लेकिन एक चीज इन्होंने और किया। वो क्या किया? एक चीज नहीं, दो चीज। देखिएगा, यहां पर लिखिए दोष। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? संवैधानिक गणतंत्र। इस व्यवस्था के क्या दोष थे वो देखते हैं। इस व्यवस्था के दो दोष थे। पहला, चर्च की संपत्ति को भूमिहीनों में नहीं बांटा गया। अब जब अपने भगवान को छोड़ करके पुजारी चले गए, तो जो मंदिर का संपत्ति है, मंदिर की जमीन है, सोना चांदी चढ़ावा है, उसको क्या है? आम पब्लिक को बांटना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं बांटा। ये क्या बता रहा है? कि अगर आप संपत्ति के अधिकार को रख रहे हैं, संपत्ति के अधिकार को मान्यता। तीसरी बात, जमींदारी या सामंतवादी व्यवस्था समाप्त कर दी है। लेकिन एक गलती और की यहीं पर। जो जमींदार रह गए, जो सामंत रह गए, जो भागे नहीं, उनको क्या किए? अच्छा, जो भाग गए उनकी संपत्ति राज्य को दे दिए। ऐसा नहीं कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सभी में, जो भूमिहीन है उनको नहीं दिए। तो ना तो चर्च की संपत्ति को दिए, ना सामंतों की संपत्ति को। और जो रह गए सामंत, उनको क्या कर रहे हैं? सामंत व्यवस्था तो खत्म कर दिए, लेकिन सामंतों को मुआवजा की बात कर रहे हैं कि अगर आपने अपना अधिकार खोया तो हम उसका क्या दे रहे हैं? मुआवजा। मुआवजा देगा कौन? जो किसान वर्ग है, जो थर्ड स्टेट में है, उसमें भी मध्य वर्ग नहीं, किसान वाला। यहाँ पर मध्य वर्ग इसीलिए कहा जाता है कि मध्य वर्ग में जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये सब होते हैं, बौद्धिक विचारक, ये सब क्या होते हैं? अवसरवादी। अब देख रहे हैं, ये सब के सब व्यवस्थाएं क्या बता रही हैं? कि मध्य वर्गीय चरित्र को, ये इनके क्या बता रही हैं? मध्य वर्गीय चरित्र को। संपत्ति का अधिकार कौन रखेगा? मध्य वर्ग रखेगा। ठीक। तो ये सब सारी बातें क्या बता रही हैं? मध्यवर्गीय चरित्र, मिडिल क्लास करेक्टर। और जो एक ब्लंडर इसमें यहां पर हुई वो देखते हैं। कौन सी ब्लंडर हुई? कि इन्होंने समाज को दो पार्ट में बांटा। एक को लिखा निष्क्रिय और दूसरे को लिखा सक्रिय। सक्रिय समाज वो था जो टैक्स देता था, और निष्क्रिय वो था जो टैक्स नहीं देता था। अब जो टैक्स नहीं देता तो उसको दो अधिकार नहीं मिले। एक तो राजनीतिक पदों पर
या राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, और दूसरा मताधिकार नहीं था। अब आपको पहले ही बता दिए थे कि क्रांति की शुरुआत स्वतंत्रता के लिए हुई थी या इक्वलिटी प्राप्त करने के लिए, समानता के लिए हुई थी, समानता के लिए हुई थी। और क्रांति के पहले चरण में ही ये क्रांति अपने उद्देश्य से भटक गई। उद्देश्य कैसे भटक गई? क्योंकि जिस समानता की लड़ाई के लिए इस क्रांति शुरू हुई थी, पहले ही चरण में समानता की बजाय असमानता को इन्होंने संविधान में जगह दे दी। तो यहीं पर लिख लीजिएगा, क्रांति अपने पहले चरण में ही लक्ष्य से भटक गई। ठीक। राजा का शासन आपने खत्म कर दिया, संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा, चर्च व्यवस्था सामंतवाद खत्म कर दिया, लेकिन सामंतों के लिए मुआवजे की व्यवस्था कर दी है। मताधिकार और राजनीतिक भागीदारी सबको नहीं दी। किसको दी? जो टैक्स देते थे। तो जो टैक्स नहीं देता था वो अपने को, उसको समानता मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या हो गया? दूसरा चरण शुरू हुआ। इसी असमानता पर क्या हो गया? दूसरा चरण शुरू होगा। तो सेकंड स्टेप, उग्र गणतंत्रवाद। गणतंत्र तो है, सारी शक्तियां जनता में निहित हैं, राजा का वंशानुगत शासन खत्म, लेकिन ये उग्र है, एग्रेसिव है। इस फेज में क्या हुआ? इस फेज में दो गुट बने, एक वामपंथी और दूसरा दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी वो होते हैं जो समझौतावादी होते हैं। समझौतावादी मतलब कि जैसा चल रहा है चलने दो, वही उनको स्वीकार है। लेकिन जो वामपंथी होते हैं वो रेडिकल चेंज लाने की बात करते हैं। रेडिकल चेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे आप क्रांति, मतलब व्यवस्था में सुधार नहीं करना, व्यवस्था ही बदल देना है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास खोने को कुछ नहीं है। जिसके पास खोने को कुछ ना हो और पाने को पूरा संसार हो, तो हथियार उठा लेगा। या तो हथियार उठा लेगा या वो भगवान बन जाएगा, ध्यान और योग करके। दो ही चीज है। तो ध्यान और योग में तो साधना करनी पड़ेगी, तो सबसे आसान क्या लगा? हथियार उठा ले। अब इस वामपंथी में भी दो गुट थे। एक थे जिनको बोलते हैं जैकोबिन, और दूसरे थे जिरोनदस्त। ये कम उग्र थे, उग्र दोनों थे, और ये ज्यादा उग्र थे। जो टीपू सुल्तान था, वो इसी दल की सदस्यता ले रहा था जब अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण किया। जब लड़ाई शुरू हुई, इसी दल की सदस्यता वो ले रहा था, जैकोबिन की। नेपोलियन वो जैकोबिन का ही सदस्य था। तो नेपोलियन हुआ, टीपू सुल्तान हुए, ये सब क्या है? जैकोबिन।
जैकोबिन एक चर्च है, तो इन लोगों की मीटिंग उसी चर्च में होती थी, इसी वजह से उसका नाम क्या बन गया, जैकोबिन गुट। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिएगा, नेपोलियन और टीपू सुल्तान। ये क्या कर रहे थे ये लोग, तलवार के दम पर सत्ता, बंदूक की नोक पर सत्ता, तलवार की शक्ति से सत्ता हथिया रहे थे। अब जब स्वाभाविक सी बात है कि क्रांति हो रही है, ये समझौतावादी रुख अपनाए हैं, संख्या में उग्रता ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता पर कब्जा किसका होगा, जैकोबिन दल का होगा। और ये क्या कर रहे थे, जनता की इच्छा का नाम देकर अपना शासन चला रहे थे। इसी बीच में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया ऐसा, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया के जो राजतंत्र थे वो फ्रांस को कह रहे थे कि आप अपने यहाँ क्रांति को रोको, क्रांति को वो अपोज कर रहे थे, मतलब राजा के सपोर्ट में थे। लेकिन जब राजा ने ही डर करके क्रांति को बढ़ा दिया, तो इन्होंने क्या कर दिया, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने सोचा कि ये करके हम क्रांति को रोक लेंगे, फ्रांस की क्रांति जो बाकी जगह पर फैलेगी उसको हम रोक लेंगे। और इन्होंने क्या कर दिया, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। और आप मैप में देखेंगे ऑस्ट्रिया कितना बड़ा है, फ्रांस कितना बड़ा है। मजे की बात यह है कि आक्रमण तो किया ही किया, साथ में हरा दिया फ्रांस को। और हरा क्यों दिया, जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा, तो वहां पर सैनिक मन से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। सैनिक इन्हीं के साथ शामिल हो गए, ऑस्ट्रिया के साथ ही, कि चलो हराओ, हम भी आपके साथ हैं। तो इससे क्या हुआ, जो ये वाला दल था, इसके आत्मसम्मान को क्या लगा, झटका लगा। ये ठीक वैसे ही जैसे आज नेपाल भारत को हरा दे युद्ध में, ठीक, तो इनको क्या लगा, फ्रांस वालों को, ये जो जैकोबिन दल सत्ता में है उसको क्या लगा कि ये जो है ये तो गलत बात है, फ्रांस को हरा दिए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, राजा को जिम्मेदार माना और कहा कि आपने गुप्त सूचनाएं दुश्मन को दी। और तो और क्या किया, राजा को फांसी पर लटका दिया, सबके सामने फांसी दे दी गई। इसी वजह से इसका नाम क्या है, उग्र गणतंत्रवाद। हिंसाएं बहुत ज्यादा होंगी, हिंसा की घटनाएं। ठीक, कहानी समझ में आ गई। इसमें जो जो लोग थे उनमें सबसे पहला नाम है रॉबेस्पियर। ये थे। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहां पर क्या है, उग्र गणतंत्रवाद में, कि यहां पर इन्होंने एक व्यवस्थापिका की स्थापना की, और उस व्यवस्थापिका में जो डोमिनेट कर रहा था वो कौन कर रहा था, वामपंथी। और इन्होंने क्या किया, राजा को फांसी दे दी। ठीक, अराजकता अभी भी शांत नहीं हुई, क्रांति चल रही है। अब इसके बाद आता है जब लोगों ने इनका भी शासन देख लिया कि ये जनता की इच्छा के नाम पर अपना इच्छा थोप रहे हैं शासन में, तो उसके बाद आया स्टेप थर्ड, तीसरा चरण। और यहां पर क्या कहा गया
कि 5 डायरेक्टर बनेंगे, निदेशक मंडल। ये बारी बारी से रोटेशनल सिस्टम से सत्ता संभालेंगे। इसी को बोलते हैं उदार गणतंत्रवाद। यहां पर उग्रता नहीं दिखाई जाएगी, उदार रहा जाएगा, हिंसा की घटनाएं यहां पर नहीं होंगी। तो क्या हुआ, अब अगर 5 साल का शासन है तो एक साल में एक डायरेक्टर बैठेगा, दूसरे साल में दूसरा। अब यहां पर इनके मन में क्या आया, इनके मन में ये आया कि जब इनको अल्पकाल के लिए सत्ता मिली तो ये क्या करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लूट खसोट करेंगे। ये सब करेंगे। एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना उपनिवेशवाद की होड़ में, सेना को वेतन दे ही नहीं पा रहे हैं। इटली में इनको, फ्रांस ने इटली पर अधिकार करने का सोचा तो जो कमांडर था वही बीमार हो गया, उसने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं जाएंगे। तो डायरेक्टर्स ने किसको भेजा, नेपोलियन को। नेपोलियन ने इटली जीत लिया। जब इटली जीत करके नेपोलियन आगे बढ़े, तब तक में इटली ने ही क्या कर दिया, वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया और फ्रांस को हरा दिया। तो इनकी बेइज्जती हुई कि नहीं हुई, हुई। लोगों ने अब देखा कि ये किसी भी काबिल नहीं है, ना तो ये फ्रांस के आत्मसम्मान को बचा पा रहे हैं, ना गौरव को बचा पा रहे हैं। हर जगह अराजकता है। जो धनी वर्ग है थोड़ा मध्यम वर्ग में, वो सुरक्षा चाह रहा है, जो कमजोर वर्ग है वो भी सुरक्षा चाह रहा है। लेकिन धनी वर्ग और कमजोर वर्ग के सुरक्षा चाहने के बाद ये दोनों क्या चाह रहे हैं, स्थायित्व चाह रहे हैं। फ्रांस की जनता क्या चाह रही है, अपना गौरव वापस प्राप्त करना चाह रही है। अब जब वापस प्राप्त करना चाह रही है, और नेपोलियन क्या निकला है विजय अभियान में, उसने क्या किया, बचपन में बिल्ली ने उनको काट लिया था या पंजा मार दिया था तो उसको निशान थे, उसने क्या किया, सैनिक ऐसे ही मर रहे थे, ना उनको वेतन मिल रहा था ना खाने को, क्योंकि क्राइसिस चल रही है। ये भ्रष्टाचार करने में ही लगे हैं। इनको देश की ना तो गौरव ना रक्षा कोई मतलब नहीं है। उपनिवेशवाद की होड़ ऐसे ही चल रही है। एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर रहे हैं संसाधनों के लिए, क्यों, क्योंकि औद्योगिक क्रांति है उनके पास। अब क्या हुआ कि उसने सैनिकों को क्या दिया, सपना दिखाया कि ये मैं गॉड का सन हूं और ये देखो ये मेरे निशान, मुझे कोई हरा नहीं सकता। सैनिकों को क्या चाहिए, उत्साह। फिर उसने क्या किया, इजिप्ट, मिस्र पर आक्रमण किया। मिस्र पर आक्रमण किया लेकिन क्या किया, हार गया। मिस्र पर क्यों आक्रमण किया, आप मिस्र की लोकेशन देखेंगे तो स्वेज कैनाल के पास है, लाल सागर के पास, भूमध्य सागर के पास। अब भूमध्य सागर पर क्यों कब्जा करना चाह रहे थे, क्योंकि ट्रेड जो है होता था इधर से, और जब ट्रेड होता था तो ये चाह रहे थे कि हम ट्रेड पर ही क्या कर लें, कब्जा कर लें, वही सिल्क रूट वाला कॉन्सेप्ट। मिस्र पर तो नहीं कर पाए लेकिन सीरिया पर कर लिए वापस आते समय। मिस्र से हार गए, सीरिया पहुंचे, सीरिया पर कर लिए, और वापस कहाँ चले गए, फ्रांस। और फ्रांस जब पहुंचे तो जनता को नेपोलियन अच्छा लगा। एक तो एक्सपेंशन कर रहा, फ्रांस का गौरव बढ़ा रहा, और ये जो लोग स्थायित्व चाह रहे हैं वो स्थायित्व भी देने के लिए वो उग्रसर है। अब क्या हुआ कि जब वो आया तब तक ये डायरेक्टर्स गद्दी छोड़ करके भाग गए थे। तो वहीं पर नेपोलियन कहता है, क्या कहता है, कि अगर मैं पहले आता तो जल्दी होती, अगर मैं देर से आता, बाद में आता तो देर हो जाती। मैं सही समय पर आया क्योंकि नाशपाती पक चुकी है। इसका ये मतलब है कि अब गद्दी लेने का सही समय है, जब जनता भी आपके साथ हो, सेना भी आपके साथ हो,
और आपकी महत्वाकांक्षा भी आपके साथ हो। वो खुद कहता है कि फ्रांस के राजा राजमहल में पैदा हुए हैं, लेकिन मैं राजमहल में पैदा नहीं हुआ। तो अगर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो फ्रांस की जनता हमें वापस बुला लेगी। इसी वजह से वो एक्सपेंशन कर रहा, उसकी मजबूरी है एक्सपेंशन करना। इसके बाद किसका शासन आया? नेपोलियन का। इसी सब बैकग्राउंड में कौन आकर बैठा? नेपोलियन। और नेपोलियन क्या कहता है कि जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ में है तो मैं किस लेवल तक जा सकता हूं, कितना विस्तार कर सकता हूं, ये कोई नहीं जान सकता। ये उसका स्टेटमेंट है। और इसी अविवेकपूर्ण कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पर जो उनकी प्रेमिका थी वो फिदा हो गई, जोसेफिन। उनका स्टेटमेंट है कि इस पागलपन आत्मविश्वास, जो अविवेकपूर्ण आत्मविश्वास है, इसी बात ने हमें घायल कर दिया। जो कि एक सैनिक कमांडर, सैनिक था सिंपल, वो सैनिक कमांडर बन गया, उसके बाद फ्रेंच आर्मी का कमांडर इन चीफ बन गया। तो उसको माहौल किसने दिया? इन्हीं सब लोगों ने, इन्हीं सब परिस्थितियों ने। और अब एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो फ्रांस के गौरव को वापस ला सके, फ्रांस की जनता को जो अच्छे दिन का सपना दिखाए वो कर सके, स्थायित्व दे सके, सुरक्षा दे सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कौन आया? नेपोलियन। नेपोलियन की आने की टाइमिंग के उसमें ये स्टेटमेंट आता है नाशपाती वाला। दूसरा, नेपोलियन ये भी कहता है, जब उसके बाद नेपोलियन आया तो ये डायरेक्टर्स तो भाग चुके थे। अब जनता स्वयं चाह रही थी उसको क्या करना? सत्ता देना। तो वो क्या कह रहा है कि फ्रांस के मुकुट को मैंने धूल में पड़ा पाया, तलवार के दम पर उठाया, तो इसको पहनाने का श्रेय मैं और को क्यों दूं, औरों को क्यों दूं? और खुद ही ये कह करके पहन लेता है मुकुट। और क्या करता है? सत्ता पर काबिज हो जाता है, सत्तासीन हो जाता है। अब जब नेपोलियन का शासन आया तो कौन कौन सी चीजें हुई वो देखते हैं। साम्राज्यवादी तानाशाही, ये चरण 4। जब भी चुनौतियां होंगी तो जो योग्य लोग होंगे वो क्या करेंगे? आगे आएंगे, क्योंकि उस परीक्षा में वही पास हो सकते हैं। और जब भी क्राइसिस होगी तभी अच्छे दिन के सपने दिखाए जाएंगे। तभी अच्छे दिन के क्या किए जाएंगे? सपने दिखाए जाएंगे। उन अच्छे दिन की सपने दिखा करके सत्ता ली जा सकती है, लेकिन अगर उन अच्छे दिन के सपनों को पूरा ना किया जाए तो लोग क्या करेंगे? फिर उतार देंगे सत्ता से। तो उन्हीं अच्छे दिन के सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि वो क्या कर रहा है? फ्रांस का एक्सपेंशन कर रहा है, युद्ध ही लड़ रहा है, पूरी जिंदगी वो युद्ध ही लड़ता रहेगा। ठीक। साम्राज्यवादी तानाशाही क्यों कहा गया? क्योंकि जिस चीज से जनता परेशान थी पहले, ये सारी की सारी वही व्यवस्था लाएगा, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं। और जब दिखेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और फिर इसको ऐसी मौत देते हैं वो लोग कि उसको इतिहास में जो है, मतलब बहुत ही बर्बर मौत। अब यहां पर क्या हुआ? पहला, बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब लोगों को स्थायित्व चाहिए, मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग को सुरक्षा चाहिए।
तो जनता को फ्रांस का गौरव वापस चाहिए, राष्ट्र का गौरव वापस चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में नेपोलियन आए। अब इन्होंने क्या किया, कौन कौन से कार्य किए वो देखिए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, संविधान का निर्माण किया। और उस संविधान में ऐसा प्रोविजन किया कि जो अंतिम निर्णय है वो किसका होगा, नेपोलियन का। किसके माध्यम से कर रहा है ये, संविधान के माध्यम से। कैसे किए, जो कार्यपालिका की शक्ति थी उसको 3 काउंसिल, परिषद में बांट दिया। और इन तीनों काउंसिल का जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो कौन बन गया, नेपोलियन। कौन बन गया वो, नेपोलियन। दूसरी बात, प्रशासनिक सुधार करते हुए किसको बढ़ावा दे रहा है, केंद्रीकरण को। और फ्रांस की जनता इसी केंद्रीकरण से परेशान थी। इसी वजह से वो मॉन्टेस्क्यू के विचार को आगे रखना चाह रही थी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू हो, लेकिन इसने क्या किया, केंद्रीकरण को बढ़ावा दे दिया। सब कुछ संविधान के द्वारा ही कर रहा है, लीगल रूप में। जनता को समझ में नहीं आ रहा है, जनता उतनी जागरूक नहीं है। बौद्धिक वर्ग को जब समझ में आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। ये कब आया, 1799 के बाद चल रहा है। तो इसकी सारी घटनाओं का इफेक्ट भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर भी पड़ेगा। इंग्लैंड पॉलिसी अपनी चेंज करेगा। ठीक। तो केंद्रीकरण को क्या मिल रहा है, बढ़ावा। तो जो क्रांति का उद्देश्य था कि मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू करना, तो ये क्रांति का गला घोट रहा है या क्रांति को बढ़ावा दे रहा है, या क्रांति के उद्देश्य को पूरा कर रहा है, क्रांति का गला घोट रहा है। तो इसी बिंदु पर ये क्रांति का अंता है, गला घोट रहा है। क्योंकि क्रांति का उद्देश्य क्या था, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसलिए क्या हो रहा है, ये जो है क्रांति का हंता। तीसरी चीज क्या की है, आर्थिक सुधारों पर बल। सबसे पहले एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कर दी है। कृषि सुधार किए, बंजर भूमि सुधार कर रहे हैं। ठीक। यूनिफॉर्म टैक्स ला रहे हैं। लेकिन जो उद्योग और जो वितरण प्रणाली है
ये सब क्या है? राज्य नियंत्रित। क्या है? राज्य नियंत्रित। जब सब कुछ राज्य नियंत्रित होगा तो ये मुक्त व्यापार की अवधारणा है या समाजवाद की या साम्यवाद की? समाजवाद साम्यवाद की है। मुक्त व्यापार की तो अवधारणा नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रांति के उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है? नहीं। तो ये क्या कर लिखेंगे यहां पर? मुक्त व्यापार की अवधारणा के विरुद्ध। क्रांति के उद्देश्यों के विरुद्ध। इसी केंद्रीकरण से, राज्य नियंत्रित व्यवस्था से ही तो लोग परेशान थे। इसलिए ये क्या है? क्रांति का अंता। यूनिफॉर्म टैक्स में यहां पर ये भी लिख दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर ये बढ़ा रहा है, प्रत्यक्ष कर तो नहीं। जबकि बात मुक्त अर्थव्यवस्था में क्या होगा? प्रत्यक्ष कर आपके पारदर्शी होंगे, करों की व्यवस्था क्या होगी? पारदर्शी। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये क्या कह रहा? शिक्षा पर बल। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये कौन सी शताब्दी चल रही थी? 18वीं शताब्दी। ठीक, उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए और इसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर, इसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम को बांट दिए। लेकिन यहां पर लिख लीजिएगा, लेकिन स्त्रियों को, स्त्रियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं। वुमेन एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक। फिफ्थ, धार्मिक लेवल पर क्या किए? धार्मिक लेवल पर क्या किए? जो रोम के पोप हैं उनसे क्या किए? समझौता किए। इस समझौते का नाम है कॉनकॉर्डेट। समझौता को ही क्या कह रहे हैं? कॉनकॉर्डेट किया। इस समझौता के तहत क्या हुआ कि पूरे राष्ट्र में कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म को क्या कर दिया? राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, देखिए क्या कर रहा है। क्यों कह रहे हैं कि ये पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था से जोड़ रहा है? लोगों को पता नहीं चल रहा है। क्या कह रहे हैं? दूसरा, कि जो पादरी चर्च के भाग गए थे उनको वापस बुला रहा है। जो बंदी हैं, जिनको बंदी बना लिया गया है, उनको आजाद कर रहा है। और तो और, पादरी या चर्च के बिशप की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाएगी और उस बिशप को मान्यता कौन देगा?
रोम के पोप। यही तो समझौता हुआ इनका कि जो यहाँ से गए हैं उनको वापस हम लाएंगे और आप उनको मान्यता देंगे, लेकिन बैठाएंगे हम। अब स्वाभाविक सी बात है, जब बैठाने वाले ये रहेंगे, राज्य रहेगा, तो अपने कैंडिडेट को ही बैठाएगा जो उसकी विचारधारा को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। और आपको पहले ही बता दिए हैं कि क्रांति इसी बात पर स्टार्ट हुई थी, क्योंकि राजा और चर्च में क्या थी, मिली भगत थी। और ये वापस से क्या कर रहे हैं, मिली भगत कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सत्ता पर हम ऐसे लोगों को बैठाएं जो हमारे क्या हों, सहयोगी हों, हमारे क्या हों, विश्वास पात्र हों। ठीक। तो यहां पर भी क्या है, केंद्रीकरण को बढ़ावा दे रहा। चर्च आडंबर धर्म फिर से राज्य पर हावी कर रहा है। पूरे राष्ट्र में कैथोलिक धर्म हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, भड़केंगे भी नहीं जब ये सत्ता पर बैठेगा। ठीक, क्योंकि उनकी भावनाएं किसके साथ जुड़ी हैं, रोम के पोप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब जब ये लोग आएंगे, बंदियों को छोड़ा जाएगा, तो क्या ये कह सकते हैं कि क्रांति के घावों पर ये मरहम मरहम लगा रहा है? क्रांति के घावों पर मरहम लगा रहा है, उनको वापस से उनकी सत्ता मिल रही है, बिशप को, चर्च की, पादरी की, ये सब। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में क्या किए, एक ऐसा कुलीन वर्ग तैयार किया जो राज्य, राजा के प्रति विश्वास पात्र हो, वफादार हो। इन्हीं के माध्यम से वो शासन चलाएगा। और क्या कहेगा कि संविधान में ऐसा लिखा है। सब कुछ लीगल वे में, इलीगल काम करेंगे ये। ठीक। और जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है पिछले शासनों से कि उसको ये सब दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट, कानूनी सुधार। कानूनी सुधार में क्या किए, पहले फ्रांस के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कानून थे, तो पूरे फ्रांस में एक समान कानून। दूसरी बात, लिखित कानून। उसने क्या किया, लिखित कानून और नियम बनाए। इन लिखित कानून और नियमों को ही बोलते हैं नेपोलियन कोड, हिंदी में नेपोलियन संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तलाक, विवाह, संपत्ति, इनके लिए एक ही कानून। सोचिए 18वीं शताब्दी में ये तो सोचनीय विषय है या नहीं। और आज यहाँ पर 21वीं सदी में हंगामा हो रहा समान नागरिक संहिता पर। और ये सुधार जो नेपोलियन के हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और कानूनी, ये इतने अच्छे थे कि लोगों को इतने अच्छे से भाए। मेन तो था कानूनी, जो कि अच्छा है। बाकी तो सब में केंद्रीकरण की भावना है, क्रांति का हनन हो रहा है। तो नेपोलियन ये खुद कहा कि हमारे 40 वर्षों या 10 वर्षों के युद्ध का जो काल है उसको लोग नहीं ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारे इस इन सुधारों को लोग ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से कहा गया कि नेपोलियन के जो सुधार थे वो ग्रेनाइट में गड़े हुए थे, मतलब ये इतने ज़्यादा सॉलिड थे।
इतने ज़्यादा अच्छे थे कि इसका इफेक्ट दूर दूर तक पड़ेगा समाज में। ठीक, तो ये सब क्या है, नेपोलियन के सुधार कार्य। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेपोलियन का पॉलिसी जो वो लाएंगे वो देखेंगे, और फिर उसी के साथ पतन देख करके फ्रांस की क्रांति को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए चीज़ों को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए। धन्यवाद।